तो लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म स्टार्ट नहीं किया था क्या? तो ये स्टार्ट ही करना है ना? ओके। लेकिन जनरल रिफ्रैक्शन हमने करा। देखो प्रिज्म बहुत ही इजी है, आसानी से हो जाएगा ये बहुत। देखो प्रिज्म से ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इसमें 3 रेक्टेंगल है, उसके बीच में मीडियम फंसा दिया है। एक रेक्टेंगल ऐसे है, एक ऐसे झोपड़ी जैसी बन गई, करेक्ट। इसके बीच में मीडियम डिफरेंट है, तो साइड में देखने पे ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ऐसा। इसमें लाइट क्लास स्टार्ट हो गई है? अभी अभी स्टार्ट हुई। हेलो, सर 45 नहीं हुआ है। अच्छा 45 पे स्टार्ट करनी थी। यस सर। 45 लिखा रहता है, तो 5 मिनट रुके रहते हैं। अच्छा नॉर्मली तो वहां से यहाँ ट्रांस, हाँ 2 मिनट रुक जाते हैं, तब तक कुछ पूछना है किसी को? हाँ डीबीपी का पूछ लो डाउट। कौन सा पहला? ये जो सामने लिखा वही सवाल है। When observed from Earth, angular diameter of Sun is 0.5 degree. Diameter of image of Sun when हाँ ये सवाल देख लो। एक ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, तो हम लोग देखते हैं कि अगर इन्फिनिटी से रेज आते हैं तो फोकस पे इमेज बनता है। इन्फिनिटी से रेज आते हैं तो फोकस पे इमेज बनता है। तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकालें अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता है? तो जैसे आपने ऐसे बना लेना, मान लो इन्फिनिटी पे जो रेज आ रहे हैं वो सन का साइज, एंगुलर साइज दिया हुआ है 0.5 डिग्री, तो बनेगा इमेज फोकस पे, लेकिन ऐसे रे आएगा और टकरा के सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके कहां पे इमेज बना देगा? फोकस पे। समझ गए? तो सन है इनफाइनाइट पे और उसका इमेज बन रहा है फोकस पे। ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस, फोकस पे इमेज बन रहा है तो। और ये एंगल थीटा है, तो यहां पर भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये आर्क बाय रेडियस जैसा करेंगे, तो ये जो डायमीटर ऑफ इमेज निकाला उसका वैल्यू एफ इंटू थीटा हो जाएगा। थोड़ा पहचानो क्या हो रहा है, आर्क बाय रेडियस जैसा। समझ गए? तो एफ का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया होगा कितना सेंटीमीटर है, जो भी मान लेते हैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मान लो दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर इधर लिख देंगे, और ये लिखा हुआ है 0.5 डिग्री, तो 0.5 लिख दिया, डिग्रीज को पाई बाय 180 कर दिया। तो तो डिग्री में आंसर रेडियन चाहिए होता है, एंगल में भाई। तो लिखा तो है 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल मिरर। हाँ
नहीं नहीं, मैंने बोला कि इनिशियली एंगल देखो, क्या लिखा है ये, हॉरिजॉन्टल मिरर लिखा है। तो हॉरिजॉन्टल मिरर से अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट के करने के बाद 53 बना रहा है, तो इंसिडेंट रे कितना बना रहा होगा, है ना। तो मैंने उससे 2 थीटा घुमा दी, मतलब उससे थीटा घुमा दिया है, थीटा के टर्म्स में आंसर निकालते हैं, उसके बाद थीटा को 0 रख दिया, क्योंकि मुझे एंगल 53 चाहिए। समझ गए क्या? हाँ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सवाल यह है कि मतलब कहानी यह है कि प्रिज्म में क्या है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ बीच में ट्रैप है और सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। तो अगर आप लाइट रे किसी एक सरफेस पे भेजेंगे तो नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो ये एंगल आई हो गया। फिर ये लाइट रे अंदर चल, नॉर्मल भी बना हुआ था वाह, तो नॉर्मल के साथ एंगल आई हो गया। उसके बाद ये लाइट रे अंदर चला जाएगा, तो ये इसको बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, ये R1 एंगल बोल दिया, तो ये लाइट रे इधर भी नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पे इंसिडेंट हो जाएगा, ये दूसरा नॉर्मल हो गया, इसको N1 बोल दिया। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी रिफ्रैक्टेड रे का मैंने बोल दिया R2, और इधर से लाइट रे फिर दूसरे साइड से बाहर आ गया, ये एंगल E बोल दिया। तो थोड़ी देर तक यही पहचानना है, ये I R1 R2 E, R1 R2 अंदर वाले एंगल है, I और E बाहर वाले एंगल है, इसको बोल रहे हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे। ठीक, दो सरफेस जिस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या लाइट रे पहले क्रॉस करने के बाद दूसरे सरफेस पे टकरा रही है, वो दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो बोला एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 30 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है, तो कौन से वाले सरफेस का है, लाइट रे जो दो सरफेस पे पहले टकराएगा। समझ गए क्या? अगर इधर से भेज के यहां टकराए तो मतलब ऊपर से आया और इधर टकराया तो इधर का कोने में एंगल ए हो जाएगा। समझ गए? तो तीनों में से कोई भी एंगल ए हो सकता है, डिपेंड करता है पहले दो सरफेस जो इंटरैक्ट करें। सेंस बन गया? नॉर्मली लाइट रे बेस की तरफ से ही भेजा जाता है, तो ऐसे नीचे की तरफ से, लेकिन ऊपर की तरफ से भी आ सकता है। अभी हम नीचे की तरफ से आने वाले लाइट रे को सॉल्व करें। पूछो इसमें थोड़ा, हाँ, अब दो रिजल्ट मैं बना रहा हूं ज्योमेट्री पर बेस्ड। ऐसे किसी भी सवाल में जिसमें लाइट रे इंसिडेंट होता है और लाइट रे रिफ्रैक्ट होता है, आपके पास दो ही प्रोसेस होते हैं, मतलब एक ही प्रोसेस होता है जिसके दो स्टेप्स है। एक स्टेप है रिफ्रैक्शन के लॉज लगेंगे और दूसरा ज्योमेट्री लगेगा। ज्योमेट्री मतलब ट्राइंगल बन गया तो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल है तो 360 हो जाएगा, पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। ये सब बेसिक ज्योमेट्री काम करती है, तो इसमें ज्यादा रटना नहीं पड़ता। फिर भी आप ध्यान से देखो तो आपको ये लग रहा होगा कि ये नॉर्मल यहाँ पे आया, ये नॉर्मल यहाँ पे आया, कहीं पे कट गए, आपस में इंटरसेक्ट कर गए। इधर के एंगल को मैं अगर थीटा बोल दूं, यहाँ नॉर्मल टू नॉर्मल का जहां इंटरसेक्शन हुआ, तो आपको एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है क्या? देखो ऐसे छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा, इधर से नॉर्मल आया, इधर से नॉर्मल आया, ऐसे यहां थीटा लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ थीटा लिखा है, यहाँ पे R1 लिखा है, यहाँ पे R2 लिखा है। तो ऐसा लग रहा है कि इन तीनों का सम 180 होगा। ऐसे ही एक नॉर्मल, नॉर्मल और ये जो प्रिज्म का ऊपर वाला ये कॉर्नर है, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? तो यहां पर एंगल 90 है और यहां पर भी एंगल 90 है, दो 90 एंगल हो गए, तीनों चारों मिला के, यानी थीटा और ए मिला के। तो यहां लिखा है थीटा के साथ अगर R1 और R2 ऐड कर दो तो 180 आ रहा है। ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल में दिख रहा है थीटा के साथ ए को ऐड कर दो तो 180 आ रहा है, क्योंकि दो एंगल 90 है। तो क्या आपको कंपैरिजन से ये दिख रहा है कि ए का वैल्यू अंदर के दो एंगल मिला के ही रिफ्रैक्टिंग एंगल मिलेगा? अब बताओ, लाइट रे हम किसी भी एंगल पे भेज सकते हैं,
उससे एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं चेंज होने वाला, समझ गए क्या? वो तो जब प्रिज्म बनाया तो ए तो पहले से ही फिक्स है, तो अंदर R1 अगर बदलेगा तो R2 ऐसे बदलेगा, दोनों का सम हमेशा क्या दिखेगा, ए। लेकिन देखो रे किधर से भेज रहे हैं, बेस की तरफ से भेज रहे हैं, फिर इधर मुड़ के आया है, ठीक है। तो पहला रिजल्ट क्या लिखा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो गया पहला ज्योमेट्री का रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन का है। लाइट रे जिस डायरेक्शन में हमने भेजा है उसी डायरेक्शन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, जो हमने इंसिडेंट किया था उसी डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिया। तो पहले आई पे भेजा था, R1 पे गया, तो पहला डिविएशन हो गया I माइनस R1, और दूसरा R2 पे टकराया, E पे गया, तो दूसरा R2 से डिविएशन हो गया E माइनस R2। यहां पे डिविएशन कितना हुआ, I माइनस R1, और यहां पे कितना हुआ E माइनस R2। तो टोटल डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला बना, दोनों डिविएशन एक ही सेंस में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। क्या लिखेंगे, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 A है, तो क्या लिख दिया, ये दूसरा रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद ही रखने। एंगल ऑफ डेविएशन को बोल रहे I प्लस E माइनस ए। अभी आगे वाले स्लाइड में हम इनको यूज करना और देखेंगे। I प्लस E माइनस ए, ठीक है। दो रिजल्ट ये हो गए। एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ हेडिंग लिखा हुआ, मैं लगा देता हूं, I प्लस E माइनस ए। उसके अलावा हमारे पास दो स्नेल्स लॉ हैं यहाँ पे, कौन कौन से, पहले लाइट रे I पे टकराया और फिर E पे गया, यहां पे I पे R1, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L लिख देता हूं, यहां 1, यहां 1, ये R2, और यहां पे E। तो बताओ मुझे, साइन I इज N साइन R1, साइन E N साइन R2। इसको तो कुछ याद करके जाना नहीं पड़ेगा, तो आप डायग्राम बनाओगे या देखोगे सवाल तो आपको दिखेगा, दो स्नेल्स लॉ है और दो रिजल्ट है। सारे सवाल इन्हीं चार से ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी और एक्स्ट्रा करना नहीं सब, ठीक है। फिर भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो हम यहीं पे सॉल्व करके देख लेंगे। मतलब कोई सवाल बिल्कुल नया आ गया, तुमने बोला यार यार ये क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं आता, ये तो पढ़ कराया नहीं ऐसा सवाल, तो भी आपको क्या करना है, यही चार रिजल्ट के बारे में सोचना है, इन्हीं में से कुछ दो तीन रिजल्ट यूज करके आ जाएगा। स्नेल्स लॉ तो सोचने की भी जरूरत नहीं होती, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ लगेगा, इसीलिए एंगल वैंगल दिए रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन बना रहे ग्रेजिंग इमरजेंस की। ग्रेजिंग इमरजेंस किसको बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं कि लाइट रे इधर से हमने किसी आई एंगल पर भेजा और अंदर गया किसी R1 एंगल पे, वहां से टकराया किसी R2 एंगल पे, और लाइट रे जब बाहर निकला तो कितने एंगल पे निकला, कितने एंगल पे निकला, 90 डिग्री पे। तो ग्रेजिंग इमरजेंस अगर लिखा है तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। E का वैल्यू अगर 90 हो जाएगा तो R2 का वैल्यू थीटा सी हो जाएगा। अगर R2 थीटा सी हो जाएगा तो R1 का वैल्यू A माइनस थीटा सी हो जाएगा। समझ गए क्या? और अगर R1 A माइनस थीटा सी हो जाएगा तो साइन I इज इक्वल टू N साइन A माइनस थीटा सी हो जाएगा। मतलब ये स्नेल्स लॉ बना दिया। अब इसमें कोई एक सवाल पूछा होगा जिससे तुम सॉल्व कर लोगे। और साइन थीटा सी का वैल्यू क्या होगा, लग रहा है लल्लू निकल गए। साइन थीटा सी इज रेयर अपॉन डेंसर, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, बाहर का मीडियम 1 है, बाहर 1 नहीं होगा तो 1 बना लेंगे। आपको 1 बनाने का तरीका याद आ गया, कैसे बनाते हैं, अपॉन हाँ, 1। तो बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूरे कहानी पूरे सवाल को डिवाइड कर दो, जहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखे सबको बाहर वाले मीडियम से डिवाइड कर दो, बाहर 1 हो गया, ठीक, 1/n। और इस केस में डेविएशन का वैल्यू
आई प्लस ई माइनस ए। मतलब कुछ खास बात नहीं लिख रहा हूं, बस इस सवाल में ई का वैल्यू क्या हो गया है, तो उससे अपने आप लपेट लपेट के मैंने अपने कुछ वही सेम रिजल्ट लिख दिए हैं। कोई नई बात नहीं, कोई अनोखी बात नहीं की। ठीक है, ये आप कभी भी लिख सकते हो, उसमें क्या, ई का वैल्यू 90 देंगे, आप लिख दो। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहां पे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डिविएशन बोला है। अब यहां पे एक्चुअली कहानी वही है जो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, बट ई की जगह अब आई को 90 रखना पड़ेगा। उसका लॉजिक ये है कि जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है डिविएशन निकालने का, तो ग्राफ डिविएशन का ये आता है। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, कभी आपने हो सकता है स्कूल में किया हो। एक पेपर लेते हैं, उसके ऊपर प्रिज्म को रख लेते हैं। सर अलग अलग एंगल में निकालते हैं ना फिर। हाँ, और पेपर में प्रिज्म का लाइन आउटलाइन भी बना लेते हैं, जैसे प्रिज्म किसके नहीं। फिर यहां पे 2 या 3 पिन लगाते हैं, एक एक वॉल के सामने, एक सरफेस के सामने 2-3 पिन लगाते हैं, और दूसरे सरफेस से उन्हीं पिन्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो उनकी लाइन को ज्वाइन करते हुए यहां पे भी 2-3 पिन दिखती है, बिल्कुल कोइंसाइडिंग दिखती है। तो नॉर्मली दुनिया में होता यह है कि अगर स्लैब नहीं हो या ये प्रिज्म नहीं हो, तो अगर आप ये 2 पिन यहां लगा दो, तो उसके लाइन में आने वाली तीसरी पिन लगाओगे तो वो, और चौथी भी लगाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगी। 2 लगा दी, तो तीसरी अगर उनसे मैच करते हुए लगाओगे तो वो भी उसी स्ट्रेट लाइन पे आएंगी जो उनकी लाइन ज्वाइनिंग चल रही है। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। प्रिज्म में तुमने एक पिन यहां लगाई और एक पिन यहां लगाई, तो इस दोनों पिन से कोइंसाइडिंग ये लाइट रे आ रहा है। लेकिन दूसरे सरफेस से देखोगे तो ये लाइट रे 2 बार बेंड होके इधर जा रहा होगा, तो आपको ये लाइट रे यहां से आता हुआ दिख रहा, मतलब ये वाली पिन यहां नहीं दिख के यहां दिख रही होगी, यहां इस जगह। कुछ समझे क्या, इस लाइन के पीछे दिख रही होगी। तो तुम इनसे मैच करते हुए जब पिन्स लगाओगे, तो तुमको लाइट रे के निकलने का रास्ता दिखेगा और लाइट रे के, तो इन दोनों पिन के होल को मिलाते हुए तुम क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे जो प्रिज्म पे टकराएगी। वो हो गई कौन सी रे, इंसिडेंट रे। और बाहर आने वाले, बाहर से दूसरे साइड जो पिन आपने लगाई थी मैच कराती हुई, उनमें लगाओगे तो इमरजेंट रे मिल गया। अब इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दो, इमरजेंट रे को पीछे एक्सटेंड कर दो, तो इनके बीच में एक एंगल मिल गया, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इंसिडेंट रे का एंगल तुम्हें आ गया और एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। फिर यही पिन्स को यहां और यहां लगा दो तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। फिर यही एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दो, फिर अलग जगह दिखेगा। तो हर बार अलग अलग इंसिडेंट रे बनाने से अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। तो अगर 5-6 बार 10 बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए, तो आपको जो ग्राफ दिखेगा डेविएशन का वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ये डेविएशन का ग्राफ थोड़ी देर तक दिखता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आई का वैल्यू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई का वैल्यू बहुत छोटा रखते हैं। तो जैसे आई अगर बहुत छोटा रखेंगे तो R1 छोटा हो जाएगा, R1 छोटा हो जाएगा तो R2 बड़ा हो जाएगा। क्यों, R1 प्लस R2 ए है, R1 छोटा करेंगे R2 बड़ा हो जाएगा। R2 बड़ा हो जाएगा तो लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो जाएगी अंदर, तो फिर साइड से बाहर ही नहीं निकलेगी। तो आप कहेंगे यार इधर तो हमने पिन लगा दिया, लेकिन उधर से कोई पिन ही नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं नजर आ रहा, हम ऐसे ऐसे खूब करके देख रहे, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है लाइट रे, उन पिन से आने वाला इंसिडेंट रे इतना छोटा एंगल पे है कि लाइट रे बाहर नहीं आ रहा। तो कुछ देर तक आपको डिविएशन, बहुत स्मॉल एंगल पर डिविएशन नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो जहां से दिख रहा वहां से ग्राफ बनाया, ये हमेशा ऐसे यू शेप का आया। ज्यादा ग्राफ को रीड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है। मतलब एसिमेट्रिकल है ये, ऐसा नहीं है कि जितना ऐसे लेफ्ट जाएंगे तो जितना डिग्री पीछे गए, जितना एंगल पीछे गए उतना ही एंगल आगे गए, ऐसा सिमेट्री इस ग्राफ में नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कहना कि इससे 5 डिग्री पीछे जाएं, 5 डिग्री पीछे जाने पे जो हाइट मिलेगी और 5 डिग्री आगे जाने पे जो हाइट मिलेगी वो क्या सेम मिलेगी। आपको ये भी नहीं बोलना कि इस तरफ ज्यादा मिलेगी उस तरफ कम मिलेगी। कुछ बातें आपको दिमाग में पहले से बना के एग्जाम में नहीं जानी है। ये ग्राफ टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा ही है, ठीक है। हो सकता है इधर से लंबा ऐसे दबाओ, इधर से उठाओ, ठीक। अच्छा, तो यहां पे शेप ऑफ ग्राफ देख के हमको आइडिया लग गया कि ये जो जिस पॉइंट पर ये ऐसे आ रहा है इसको बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम डेविएशन। बोलो। और ग्राफ क्योंकि दोनों साइड ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब
ऐसे कुछ पता नहीं है कि इस साइड ऊपर इस साइड ऊपर है, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि यहां पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आई का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या कर दिया, आई का वैल्यू 90 से बढ़ा, लेकिन आई का वैल्यू जितना बढ़ाते जा रहे हैं डेविएशन का वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आई का वैल्यू मैक्सिमम डालेंगे तो डेविएशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो दो कंडीशन यहां पे बना रहे। यहां पे क्या लिखा है, कंडीशन फॉर, तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई को क्या लिख देंगे, 90, आई को 90 लिख दिया, तो R1 का वैल्यू थीटा सी हो जाएगा, R2 का वैल्यू a माइनस थीटा सी हो जाएगा। तो उससे जो डेविएशन मैक्सिमम का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 90 प्लस E माइनस ए। कोई भी कहे मैक्सिमम डेविएशन का चाहिए मुझे, तो आप कहेंगे लाइट रे को कितने एंगल पर इंसिडेंट कर दो, ऐसे 90 डिग्री पर इंसिडेंट कर दो, अंदर चला जाएगा थीटा सी पे, यहां पे हो गया R2, इधर से कोई E बाहर आ गया, अभी मैक्सिमम डेविएशन। क्योंकि डेविएशन का ग्राफ एक बार नीचे गया फिर ऊपर जा रहा है, तो जितना आई बढ़ा रहे उतना ऊपर जा रहा है, जितना आई बढ़ा रहे उतना ऊपर जा रहा है, तो आई का आखिरी पॉइंट कहां पे आएगा, 90 डिग्री, तो आई 90 पे ले जाओ। दूसरा सवाल पूछा कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में लाइट रे को देखो, इस ग्राफ से बताओ कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा, मतलब कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिनिमम डेविएशन आएगा। नहीं, जीरो तो नहीं है ये तो जीरो से तो आगे ही है, 90 भी नहीं, 90 तो यहाँ है, कितने एंगल पे होगा। हाँ, ये एंगल हम अलग अलग सवाल में अलग अलग आएगा, लेकिन ये एंगल आई इज इक्वल टू ई वाला ही होगा। एक बात ध्यान से समझना, ऐसा रे जिसको आई एंगल पे भेजा और अंदर जाके उसी एंगल पे बाहर आ गया जिस एंगल पे भेजा, मतलब आई और ई जब सेम होंगे तब। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, मैंने आपको बोला अगर आई का वैल्यू बहुत छोटा रखे तो R1 छोटा होगा, R1 छोटा होगा तो R2 बड़ा होगा, R2 बड़ा होगा तो E भी बड़ा होगा, तो आई छोटा होगा तो E बड़ा होगा। फिर आई को बढ़ाएंगे तो E क्या होता जाएगा, आई छोटा है और E बड़ा है, फिर उल्टा बोलो, तो आई को बढ़ाते जा रहे तो E का वैल्यू, तो एक वैल्यू कम करते जा रहे हैं दूसरा वैल्यू। ये नहीं कहा कि जितना कम कर रहे हैं उतना बढ़ रहा है, समझ गए क्या, ऐसा नहीं बोला। आई को कम करते जा रहे हैं, ई का वैल्यू अगर कम कर रहे हैं और बढ़ रहा है तो कभी ना कभी ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, उस समय ही मिनिमम डेविएशन होगा। ये कैसे लॉजिकली बोल सकते हैं, ध्यान से सुनो। यहां पे आपने ग्राफ में देखा हर डेविएशन, कोई भी एक डेविएशन दो एंगल के लिए आ रहा है। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि मान लो मिनिमम डेविएशन 20 डिग्री है, ये मिनिमम डेविएशन 20 डिग्री है, मैंने बोला 21 डिग्री का डेविएशन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तुम लोग जब मिनिमम 20 डिग्री आ रहा है तो उससे बड़े तो सारे वैल्यूज आ ही रहे होंगे, 21 डिग्री भी आ रहा होगा, 22 डिग्री भी आ रहा होगा, 23 डिग्री भी आ रहा होगा, समझिए क्या। तो यहां पे मान लो 21 डिग्री का डेविएशन आ रहा है, तो वो दो अलग अलग एंगल के लिए आ रहा है, दिख रहा है, एक यहां पे एंगल I1 है और यहां पे एंगल, ये दो एंगल के लिए एक डेविएशन ही क्यों आ जाता है, उसका लॉजिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। और आराम से समझना, अगर लाइट रे I1 एंगल पे मैंने भेजा, अंदर गया और बाहर E एंगल पे आया, अगर इधर से E एंगल पे लाइट रे भेज दे तो यहां से अंदर जाके कितने एंगल पे ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल रिवर्सिबिलिटी है ना, आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो भी तो सेम ही आएगा। देखो, अगर मैं कभी स्नेल्स लॉ लगाता हूं, ये मैंने स्नेल्स लॉ लिखा, ये लिखा, तो बताओ ये लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, क्या बात कर रहे हो, ये I है, ये R है, ये N1 है, ये N2 है, स्नेल्स लॉ क्या है, N1 sin I इक्वल टू N2 sin I। इसमें लाइट रे किधर से किधर जा रहा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो नहीं बनेगा स्नेल्स लॉ, क्या बनेगा फिर, क्या बनेगा, और ऐसे बना दिया तो क्या बनेगा,
तो लाइट रे के डायरेक्शन भी डिपेंड कर रहा है क्या? तो तुम लोग क्यों बोल रहे हो रेयर से डेंसर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है? मैंने आई लिख दिया इसलिए बोलने लगे क्या? आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसलिए बोलने लगे? मैं अगर 20 डिग्री और 30 डिग्री या 20 डिग्री 30 डिग्री लिख दूंगा तो तुमको पता चल जाएगा कहां से कहां जा रहा है। आप समझ लीजिए लाइट रे में रिवर्सिबिलिटी है, यानी कि कोई डायरेक्शन की चिंता नहीं करनी होती है। लाइट रे जिस रास्ते आ रहा है अगर उसका उल्टा रास्ता भी बोल दे तो भी स्नेल्स लॉ सेम ही काम करेगा। याद आया? ऑब्जेक्ट को रख दो इमेज की जगह तो इमेज उठ के आ जाएगा, जो जाने का पाथ वो आने का पाथ। तो फिर कॉल का कॉलर आईडी लिखा हुआ फ्रॉड फ्रॉड, ट्रू कॉलर से आ रहा है फ्रॉड। तो आप लोग ज्यादा सेंटिमेंटल मत होइए, आप ऑब्जेक्टिव रखिए कि भाई लाइट रे के डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बोल रहा हूं आई पे लाइट रे भेजा, ऐसे गया ई पे आया। अगर ई पे ई तो नाम है ना, समझ रहे? यहां से लाइट रे बाहर आ रहा होगा तो ई थोड़ी ना फेंक रहा होगा। ई ई ई ई तुम कह रहे हो अरे सिंबल ई निकल के आ रहा है। यहाँ जहां 40 डिग्री पे भेजा यहाँ 30 डिग्री पे बाहर आया। अगर इधर से लाइट रे 30 डिग्री भेजेंगे तो अब फिर से उल्टा ही बोल दो। अब इधर पे 40 पे फेंका, इधर 30 पे बाहर आया। इधर से 30 पे भेज दे तो इधर 40 में ही बाहर आएगा। भाई R1 R2 से कोई प्यार थोड़ी ना कि इधर ही R1 बनता है। तुम ई को इधर बना दो तो इधर R2 बन जाएगा, उधर R1 बन जाएगा, उधर आई बन जाएगा। समझ गए क्या? यही तो बात हो रही है। रिवर्सिबिलिटी की वजह से दो एंगल पे सेम डेविएशन आ रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्यों। अभी अभी आपने देखा अभी अभी आपने देखा कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में यहां पे कि ये जो डेविएशन का ग्राफ है ये किसी भी डेविएशन को दो अलग अलग एंगल पे देता है। यानी अगर मैं बोलूंगा 21 डिग्री का डेविएशन आ रहा है जो कि मिनिमम नहीं, मिनिमम से थोड़ा ज्यादा वाला, तो तुम कहोगे दो एंगल के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय एक आई का वैल्यू होगा और एक ई का वैल्यू होगा। अगर ई का वैल्यू आई बना दे तो आई का वैल्यू ई पे चला जाएगा। फिर से सोचो, अगर 30 डिग्री पे भेजने पर बाहर लाइट रे 40 डिग्री पर जाता है तो सवाल में डिविएशन का आंसर क्या हो जाएगा? आई प्लस ई माइनस ए। आई की जगह मैंने लिख दिया 30, ई की जगह लिख दिया 40, माइनस ए हो गया। लेकिन अगर मैं सवाल में आई की जगह लाइट रे को 40 डिग्री पे भेजने लगूं तो रिवर्सिबिलिटी से ई का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। तब डिविएशन कितना होगा? 40 प्लस 30 माइनस ए। ये तो बदलना नहीं। तो जितना डिविएशन 30 डिग्री पे आया, तो हमें कैसे पता चलेगा दूसरा एंगल कैसा है, कौन सा वाला होगा जिसमें सेम डिविएशन आएगा? तो तुम कहो यार जिस समय भेज रहे हैं उस समय ई का वैल्यू क्या है ये नोटिस कर लो, और वही एंगल ई वाला यहां रख देना तो सेम डेविएशन आएगा। समझ गए क्या? तो जब भी हम डेविएशन का ग्राफ बोलेंगे तो एक अगर आई होगा तो दूसरा नाम क्या होगा? मतलब I1 I2 तो मैंने लिखा, एक आई है तो दूसरा क्या है? तो इधर ई लिख दें तो उधर क्या है? समझ गए क्या? ये आई है तो वो ई है, और ये ई है तो वो आई है। समझ गए? आपस में अलट पलट। तो ये वाले में आई इज इक्वल टू ई क्यों है? हाँ, क्योंकि मिनिमम डेविएशन तो एक ही बार आ रहा। अगर दो अलग वैल्यू पे होता तो दो मिनिमम डेविएशन हो जाते, आई की जगह ई की जगह आई। समझे क्या? तो यूनिक वैल्यू होने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे अगर 33 डिग्री पर 33 डिग्री है तो तुम पलट भी लोगे तो भी तुम तो सेम ही एंगल बोल रहे हो। 33 डिग्री पे 33 डिग्री दिख रहा है, 33 पे भेजा 33 पे निकला, तो फिर 33 पे भेजेंगे। अरे तो दो वैल्यू कहां हुई? तो 33 पे 33 है, एक ही वैल्यू तो पकड़ा, यूनिक वैल्यू हो गया। इसलिए डेविएशन के लिए दोनों एंगल सेम होंगे। कौन से डेविएशन के लिए? कौन से डेविएशन के लिए? तो मिनिमम डेविएशन के लिए आई और ई क्या हो गए? सेम हो गए। तो R1 और R2 क्या हो गए? वो भी सेम हो गए। क्यों? अरे स्नेज लॉ लगाओ ना, आई और ई सेम है तो R1 R2 का है अलग होंगे। साइन आई इज एन साइन R1, साइन ई इज एन साइन R2। आई और ई सेम है तो रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है यार। बाहर के एंगल सेम है तो अंदर के भी सेम होंगे। R1 R2 सेम हो गया, R1 प्लस R2 ए था, A/2। ठीक, मिनिमम डेविएशन का बच्चों आंसर क्या आया?
2i माइनस ए, ये कोई पहचाना क्या? आई और ई सेम हो गया, 2i माइनस ए। इसमें से i का वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर मिनिमम डेविएशन सवाल में दिया है, तो ये हो गया मिनिमम डेविएशन प्लस a/2, और r1 का वैल्यू हो गया a/2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इसमें बन जाएगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू है साइन i अपॉन साइन r1। तो साइन i की जगह मैंने लिखा साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। शायद कोई समझा ये फॉर्मूला? i की जगह क्या लिख दिया? अरे i की जगह क्या लिख दिया? मिनिमम डेविएशन प्लस a/2, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो हम लोग जब स्लैब वाला ये जो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये ग्राफ बनाना नहीं होता, ग्राफ बना के मिनिमम डेविएशन का एंगल आ जाता है, और मिनिमम डेविएशन का एंगल इसमें रख देने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। समझ गए क्या? तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कोई कांच के अंदर घुसता है और देखता है कि लाइट रे की स्पीड क्या है, और फिर चेक करता है कि वैक्यूम में क्या होती है, और वैक्यूम में जितनी दिखती है और ग्लास में जितनी दिखती है उसका रेशियो ले लेता है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है जादू से? समझे क्या? ऐसे निकाल रहे क्या? नहीं निकालना ऐसे, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले से प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करते हैं स्कूल में। मिनिमम डेविएशन का ग्राफ बनाया क्योंकि अलग अलग एंगल पे अलग अलग डेविएशन था, बहुत सारे 10-15 वैल्यू लेके ऐसे घुमाओगे, मिनिमम डेविएशन आ जाएगा। फिर इसमें रख दो फॉर्मूले में। देखो नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा? लाइट रे पासेस थ्रू द प्रिज्म सिमेट्रिकली इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो सिमेट्रिकली का मतलब है ये R1 और R2 एंगल क्या है? सेम है। अगर R1 R2 एंगल सेम हो जाएंगे बच्चों, तो ये जो अंदर का लाइट रे है ये बिल्कुल बेस के पैरेलल जाता दिखेगा, क्योंकि इधर से एंगल बराबर, इधर से एंगल बराबर, अंदर भी एंगल बराबर। समझ गए क्या? ऐसा लगेगा अंदर बिल्कुल लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में सिमिट्री है। यानी a/2 से अगर ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं तो सिमिट्रिकल सर्किट याद आएगा? E और I आपस में सेम है, R1 R2 आपस में, तो सिमिट्री नहीं हो गया? बिल्कुल ऐसा लगेगा फोल्डिंग सिमिट्री है एकदम। ऐसे मोड़ दो। इसका खेल समझ गए? ठीक है, बस कहानी खत्म हो चुकी है। प्रिज्म हमने पढ़ लिया, अब हमको 8-10 सवाल करने हैं जैसे जैसे सब, और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन में लेके आऊं। एक आध सवाल झंडू है, बाकी सब फंडू। तो बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, तो ये कहानी स्ट्रांग हो जाएगी हमारी। पढ़ते चलो, सवाल साथ साथ करेंगे। प्रिज्म विद एंगल 60 डिग्री प्रोड्यूसेस मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम आंसर कैलकुलेट करना है। मिनिमम डेविएशन 60, ए का वैल्यू 30। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, क्या फॉर्मूला लिखा? सर √2 आएगा आंसर। हाँ, n इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 30/2 अपॉन साइन a/2। a का वैल्यू 60 है, 60/2 करेक्ट। ये 45 हो गया, ये साइन 30 हो गया। फिर क्या करें? हाँ, इसको ऊपर वाले को लिख देंगे 1/√2, नीचे वाले को लिख देंगे 1/2। क्या देख रहे हो? लिखा? कहाँ लिखा? अच्छा लिखा था। और पेन कितना गरीब छाप लेके आए हो, सही पेन चलाओ। सर एक प्रिज्म का भी सर फॉर्मूला होता है ना, मिनिमम और मैक्सिमम हटा के। हैं? फिर से बोलो। सर एक प्रिज्म का भी एक फॉर्मूला होता है ना। क्या? किस चीज को लेके? सर वो मेरे को तो नहीं पता सर फॉर्मूला, पर सर स्कूल में बताए थे कि एक होता है। तो अभी 1-2 फॉर्मूले और आएंगे, शायद उसमें हो जाए, आ जाएगा। यस। नहीं तो बाद में मुझे भेज देना फोटो। चलो पढ़ते हैं।
A light ray undergoes a deviation of 30 degree when incident on an equilateral prism of refractive index √2. What is the angle subtended by ray inside the prism with base of the prism? यहाँ पे मामला पूछा, देखो सवाल पढ़ते ही मुझे आइडिया लग गया है कि ये जबरदस्ती फर्जी सवाल बना रहे हैं। बोल रहा है बेस के साथ प्रिज्म के अंदर जो रे चलेगा उसका एंगल क्या है। आपने अभी अभी पढ़ा मिनिमम डेविएशन में लाइट रे बेस के, अगर ये मिनिमम डेविएशन का सवाल है तो बेस का एंगल 0 हो जाएगा, समझ गए क्या? तो हम पहले मिनिमम डेविएशन पे चेक कर लेते हैं, वरना कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन सवाल की ऐसी औकात लग तो नहीं रही कि ज्यादा मेहनत कराना चाहता होगा। तो आप क्या करो, मिनिमम डेविएशन एक बार चेक करो। मिनिमम डेविएशन कैसे चेक करते हैं? हाँ, तो लिखा हुआ है कि a light ray undergoes deviation 30 degree when incident on an equilateral prism of refractive index √2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन मिनिमम डिविएशन प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया √2 साइन 60 प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 60/2। अभी अभी ये सॉल्व कर चुके हैं। तो 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 का वैल्यू 45 है, तो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो यहां पे कितना डिविएशन लिखा ही है, इसका मतलब है लाइट रे का डिविएशन कैसा है, कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन हो गया है। अब मिनिमम डिविएशन हो गया, और मिनिमम डिविएशन के समय लाइट रे जो गोज इनसाइड द प्रिज्म जो होती है लाइट रे, light moves parallel to base। अगर पैरेलल चलेगी तो एंगल विद बेस इज तो थोड़ा ऐसे जुगाड़बाजी कर दी इसमें, चले चलो। Light ray makes angle 60 degree with one of the faces of the prism suffers total deviation 30 degree on emergence from other surface. If the angle of prism is 30 degree, show that the emergent ray is perpendicular to other face. Also calculate refractive index of the prism. ठीक है, एक बार डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने बोला प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब एक प्रिज्म ऐसा हो गया जिसका एंगल ये A 30 डिग्री है। लाइट रे को हमने भेजा है कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, और डिविएशन फ्रॉम इमर्जेंट अदर सरफेस से आ रहा है, टोटल डिविएशन जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 30 डिग्री। डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अरे मिनिमम डेविएशन का होता है रे, I प्लस ई माइनस ए। डिविएशन का वैल्यू कितना दिया है, I का वैल्यू कितना 30, दिया है 60, E का वैल्यू दिया नहीं है 30, लेकिन A का वैल्यू कितना दिया है। इससे सॉल्व किया तो E का वैल्यू आ गया, E 0 आ गया तो R2 भी आ गया, मींस परपेंडिकुलर होगा ना। इसका मतलब है यहाँ पे जब लाइट रे गया तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर टकराया, क्योंकि नॉर्मल के साथ R2 का एंगल क्या हो गया है, 0 हो गया। R2 0 आ गया ना, E 0 मतलब R2 0, R2 0 मतलब लाइट रे कैसे गया, सेकेंड फेस के परपेंडिकुलर। अच्छा फिर R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर इसको ऐसे निकाल सकते हैं ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A से। अरे ऐसे ही निकालेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू A है, R2 0 हो गया है तो R1 का वैल्यू 30, बहुत पहले बोलना था तुम लोगों को। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा सवाल में, वो हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R1। साइन I का वैल्यू है साइन 60 √3/2, साइन R1 का वैल्यू है साइन 30 1/2, काट दिया तो आंसर आया √3।
R2 जैसे ही 0 हो गया, R1 का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, A के बराबर हो गया ना भाई, समझ गए? An equilateral prism deviates a light through 40 degree for two angles of incidence differing by 20 degree. दो एंगल के लिए सेम डेविएशन कब होता है? बोलो, मिनिमम से बड़े हर एक में यही होता है भाई, हमेशा होता है। दो एंगल के लिए सेम डेविएशन होता है, उसमें अगर एक एंगल को मैं एक इंस्टेंट पे आई बोलूंगा तो उसी इंस्टेंट पे दूसरे एंगल को क्या बोलूंगा? ई बोलूंगा। कुछ समझे क्या? और अगर दूसरे इंस्टेंट में दूसरे एंगल को आई बोलूंगा तो पहले वाले एंगल को। कुछ समझे क्या? हाँ। तो आपको ऐसा लिख रहा है कि अगर एक का वैल्यू आई है और दूसरे का वैल्यू ई है तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है? क्योंकि लिखा हुआ है दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस का 20 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए जिसमें 20 डिग्री का डिफरेंस हो। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन सी और डी तो नहीं हो सकते। तो ये तो पता चल गया, सी और डी तो गलत ही है। दूसरा लिखा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 40 डिग्री। और प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल का मतलब 60 डिग्री वाला। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो लिखो लिखो। कैसे? आई प्लस ई माइनस ए इक्वल टू 40 डिग्री है, तो आई प्लस ई का वैल्यू 100 डिग्री है, और आई और ई का डिफरेंस, इसमें ई माइनस आई भी लिख सकते हैं। आई और ई में कोई फिक्स नंबर नहीं होता। तुम आई को 40 बोलोगे तो ई 60 हो जाएगा, आई को 60 बोलोगे तो ई 40 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 20। क्या आंसर आया? 60 40। करो। सर रेस इसके स्ट्राइक, पहले वाले को एक बार और बताइए ना, मैं लीव हो गया था थोड़ा। देख लो। एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला होवत है? आई प्लस ई माइनस। तो आई प्लस ई माइनस ए की जगह 60 लिखा, इक्वल टू 40 डिग्री। सर सी डी वाला क्यों नहीं होगा वो पूछ। क्या? सर पहला सी डी। सेकंड लाइन पढ़ो ना, क्या लिखा है? टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंट्स डिफरिंग बाय 20 डिग्री। यानी ऐसे दो एंगल का वैल्यू लेना है जिनका डिफरेंस 20 डिग्री हो। सी और डी में 20 डिग्री का डिफरेंस यस है सर क्या? यस। नो सर। चलो भाई। An equilateral prism is observed that a ray strikes grazingly. Grazingly का मतलब 90 डिग्री। तो आई का वैल्यू क्या लिख देंगे? 90। 90 लिखो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया है, तो आई का वैल्यू दे दिया तो R1 निकल आएगा। सर 30 आएगा। स्नेल्स लॉ लगाओ। वन सर आंसर साइन 120। 1 sin आई इक्वल टू n sin R1। साइन आई की जगह क्या लिखना है? 90। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 2। तो साइन R1 का वैल्यू कितना आया? 1/2 आ गया, 30 डिग्री हो गया। प्रिज्म कैसा है? यानी ए का वैल्यू कितना है? R1 30 हो गया, ए 60 है, तो R2 क्या हो गया? अगर R2 30 हो गया तो E 90 हो गया। कैसे पता? रिवर्सिबिलिटी। 90 में भेजा तो 30 में गया, अब 30 से अंदर से भेजेंगे तो। पर तुम लोग क्या लल्लू हो गया?
कैसे बैठे हो, ये नहीं समझ में आया? आ गया क्या भाई? नहीं? अच्छा, आई का वैल्यू 90 है, सॉल्व किया, R1 का वैल्यू आया 30 डिग्री, R2 के लिए A माइनस R1 करा, उसका वैल्यू भी आ गया 30। अरे R1 R2 जब बराबर होते हैं तो I और E भी बराबर होते हैं, अभी तो करा मिनिमम डेविएशन के समय में, तो E का वैल्यू क्या हो गया? तो डेविएशन का आंसर कैसे निकाले? I प्लस, तो 90 प्लस 90 माइनस, इसमें एक एक करके बस करते चलना है, ठीक? जो हमने 4 रास्ते बताए, 4 प्रोसेस बताया, 2 स्नेल्स लॉ है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, और डेविएशन I प्लस E माइनस A। सवाल में क्या पूछा? फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? उसका फॉर्मूला हमारे पास है, प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लेस्ड इन 1.5, लाइट रे इंसिडेंट एट 60 डिग्री। स्नेल्स लॉ लगाओ जरा। अरे 1 साइन आई लिखो रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 60 डिग्री, 1 साइन 60 इक्वल टू 1.5 साइन R1, रखो वैल्यू। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो रखो √3/2। तो साइन इनवर्स √3 दिया तो है, तो साइन R1 का वैल्यू √3 आ जाएगा। उल्टा बोल दिया, 1/√3 आ जाएगा। ये 1/√3, ये 1/√3, साइन √3 तो कुछ होता भी नहीं, ये 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3 है ना, साइन इनवर्स 1/√3 इस 35 डिग्री, ऐसा मान लो दिया है। हमने फॉर्मूला लगाया 1 साइन आई इक्वल टू 1.5 साइन R1, साइन R1 का वैल्यू आया √3/2, इसको 1.5 को नीचे भेज दिया, 1/√3 आ गया। तो R1 का वैल्यू 35 डिग्री और R2 का वैल्यू 25 डिग्री के लिए भी देखो साइन का वैल्यू दिया होगा, दिख रहा है? दिख रहा है? अब बताइए कौन सा स्नेल्स लॉ लगाएंगे? वन 1.5 साइन R2, 1 साइन E। 1.5 साइन R2 का वैल्यू कितना है? देखो ये साइन 25 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है? 0.4 साइन E हो गया। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0.6 इज साइन E। तो E का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री। सारे वैल्यूज क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हमको कुछ सॉल्व थोड़ी करना, बस अप्रोप्रिएट वैल्यू उठा उठा के रखते जाना है। अब हमारा एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? I प्लस E माइनस A। 37 आएगा। हाँ, I की जगह लिख दिया 60 डिग्री, E हो गया 37, A भी दिया है 60 डिग्री, 37 डिग्री आया। समझ गया? बड़ा आइडियल सवाल था, चार फॉर्मूले देखे थे और चारों यूज कर रहे हैं, इसमें एक बार हो रहा है।
कौन सा? अच्छा हाँ बताओ, क्या इस समय ये जो 37 डिग्री आ रहा है ये मिनिमम डेविएशन है? क्या ये इस समय मिनिमम डेविएशन पे होगा? इज दिस डेविएशन मिनिमम डेविएशन? कैसे पता चल पा रहा है? आई और ई सेम नहीं है, R1 R2 सेम नहीं है, तो नहीं है मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ अ प्रिज्म मेड ऑफ मटेरियल इज 60 डिग्री, यानी ए का वैल्यू 60 डिग्री है। डिटरमाइन मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द रे रिफ्रैक्ट्स थ्रू द अदर सरफेस। मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द रे रिफ्रैक्ट्स थ्रू, यानी आई का ऐसा मिनिमम वैल्यू बताना है जिससे रे बाहर निकल पाए। तो बाहर निकलने में क्या खतरा है? हम तो बहुत कम एंगल पे भी भेजेंगे तो बाहर निकल सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया कि अगर आई का वैल्यू जरूरत से छोटा कर देंगे, मतलब ज्यादा कम डिक्रीज कर देंगे, तो आई छोटा हो जाएगा तो R1 भी, बहुत छोटा हो जाएगा तो R2, बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल से। इसका मतलब आखिरी बार अगर लाइट रे को बाहर निकालना है तो ई का वैल्यू 90 कर देते हैं, वहां पे TIR का जस्ट अवॉइड कर देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अगर आई का वैल्यू मिनिमम होगा तो R1 का वैल्यू भी मिनिमम होगा, तो R2 का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जिसका वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, और ई का वैल्यू 90 होगा। ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया है ना, तो उसके लिए सॉल्व करना है। तो मुझे बताओ, अगर हमको ये पता रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रेसिप्रोकल कर दे तो थीटा सी आ जाएगा। तो साइन R2 का मतलब है साइन थीटा सी। लाइट रे ऐसे एंगल पर भेजा कि अंदर जाने के बाद यहां पे लाइट रे कितने एंगल पे टकरा गया, और लाइट रे फिर इधर से कैसे बाहर आया, 90 डिग्री पे बाहर आया। ये आखिरी बार। अगर आई इससे थोड़ा और छोटा करेंगे तो R1 और छोटा हो जाएगा, R2 और बड़ा हो जाएगा, तो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे जा सकता है। तो साइड वाले फेस से बाहर नहीं, तो हम लोग वहां तक ही करेंगे जहां पे बाहर आ पा रहा। आखिरी बार बाहर आएगा 90 डिग्री पे। ये R2 कोई थीटा सी लिख रहे हैं, लेकिन थीटा सी होता है 1/n, यानी कि √3/7 हो गया। ठीक है, ये समझ गए? अभी क्या लिखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू कितना दिया है, तो ये R1 का वैल्यू कितना होगा? क्या बात कर रहे हो? ये थीटा सी है, थीटा सी का वैल्यू नहीं पता भाई, डिग्रीज में नहीं पता। ये थीटा सी है, ये 60 है, ये कितना होगा, 60 माइनस थीटा सी। अब पहले सरफेस के लिए आई का वैल्यू निकालना है, स्नेल्स लॉ लगाओ, बोलो। वैल्यू रखते हैं साइन ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करना है ना। देखो सॉल्विंग कैसे होती है, साइन A माइनस बी होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब यहाँ पे कॉस थीटा सी आ गया, हमको केवल किसका वैल्यू पता है, तो इसको कॉस थीटा सी में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस थीटा सी हो जाएगा। इसको हाँ, इसका स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, तो 1 माइनस 3/7 करेंगे तो सब 4/7, 4/7 आ जाएगा। तो √4/7 यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, बताते चलना। साइन 60 का वैल्यू, √3/2। कॉस थीटा सी का वैल्यू, माइनस लगाया, करेक्ट। अभी देखो √3 और √3 कट गया, √7 और √7 भी कट गया, तो यहाँ 4 का √2 है, ये कितना हो गया, और यहाँ पे 1/2 है, 1 माइनस 1/2 कितना होवत है, और साइन आई का वैल्यू अगर 1/2 आया तो आई का वैल्यू क्या आया, 30। 30 डिग्री।
यानी 30 डिग्री तक तो मामला ठीक है, 30 डिग्री भेजेंगे बाहर आ जाएगा लाइट रे। अगर मैंने 29 डिग्री पे भेज दिया तो समझ गए क्या? फिर अंदर टी आई आर मुश्किल है। अगर ध्यान दीजिए तो एक भी नया स्टेप नहीं आ रहा, कोई भी सवाल मैं नहीं बोला अच्छा इसको ऐसे सॉल्व कर लेते। हम लोग चार बातें यूज कर रहे हैं, एक ये सरफेस पे स्नेल्स लॉ, एक वो सरफेस पे स्नेल्स लॉ, और A इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 और डिविएशन। इस सवाल में डिविएशन ना तो पूछा, ना किसी ने दिया, ना कुछ, बाद में पूछा है शायद। डिटरमाइंड मैक्सिमम डिविएशन थ्रू, इस समय मैक्सिमम डिविएशन ही है। क्यों? जब आई या ई में से कोई एंगल 90 हो जाता है तो डिविएशन मैक्सिमम हो जाता है। तो आई का वैल्यू कितना आया है? अब यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो हाँ आई प्लस ई माइनस ए, तो आई का वैल्यू 30 आ गया और ई का वैल्यू तो 30 प्लस 90 माइनस 60, ये डिविएशन आ गया। यही कौन सा डिविएशन है? आई मिनिमम है, मैक्सिमम डिविएशन। ई मिनिमम होगा तो भी मैक्सिमम डिविएशन। आई या ई में से कोई एक 90 करोगे क्योंकि रिवर्सिबिलिटी है, समझे? ये खुद कर लेना भाई, ये हो जाएगा आपसे। सेम ही लग रहा है ये भी, खुद कर लेना। लाइट रे को अगर नॉर्मली इंसिडेंट कर दे मतलब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? सरफेस के नॉर्मल टकरा है, जीरो हो जाए। आई जीरो, आई जीरो तो R1 जीरो, R1 जीरो तो R2 ए कितना दिया है 60 डिग्री। अगर R2 का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, ई का वैल्यू निकाल पाएंगे? कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कुछ दिया है? 1.5। कैसे करें? हाँ, आई जीरो, R1 जीरो, R2 ए के बराबर 60 और ई का वैल्यू निकालना है साइन ई इज इक्वल टू एन साइन R2। साइन ई एन साइन R2, एन की जगह लिख दिया 1.5 और साइन R2 की जगह लिख दिया √3 तो कितना हुआ ये 3√3/4 है। इसका मतलब है ये बाहर आ नहीं रहा है ना, इट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस, क्योंकि ये साइन ई का वैल्यू ग्रेटर देन, ये देखो ना 1.7 इंटू 3 करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ग्रेटर देन 1 तो पॉसिबल, इसका मतलब है लाइट रे इधर से बाहर, तो ये वाला जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। कुछ समझे क्या? अभी अभी हमने पढ़ा था ना, आई को छोटा रखोगे तो R1 छोटा R2, R2 अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो बाहर, साइड वाले सरफेस नहीं है। लेकिन एंगल ऑफ डिविएशन तो पूछा हुआ है, इसका मतलब ऐसे होगा। लाइट रे इक्विलेटरल प्रिज्म में ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, यहाँ पे लाइट रे ऐसे 90 डिग्री, ये ऐसे भेजा है, कितने एंगल पे भेज दिया, ऐसे गया है 90 डिग्री पे गया, ये गया यहाँ पे, कितने एंगल पर ही टकराया, लेकिन TIR हो जाएगा तो कितने एंगल पे मुड़ेगा, यहाँ पे कितना एंगल हो गया। तो नॉर्मल के साथ देखो, अब इस प्रिज्म को ऐसे घुमाओ, इधर से देखोगे तो ये R1 समझ गए ना, और ये R2 बनने वाला है यहाँ पे। लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ आपको, हाँ, ऐसा लगा तो पोपट हो गया। देखो यहाँ पे 60 पे टकराया तो कितने पे जाएगा, 60 पे जाएगा। अब यहां से ना नॉर्मली निकल जाएगा क्योंकि लाइट वैसे ही रिपीट हो जाएगी कान। अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना है, मुश्किल बात बोल दी बहुत मैंने। नॉर्मल के साथ अगर 60 डिग्री है तो सरफेस के साथ कितना एंगल है, और यहां पे इक्विलेटरल प्रिज्म का कितना एंगल है, तो ये 60 और 30 है, तो यहां से जो लाइट रे निकलेगा यहां कितना एंगल बनाएगा,
90 डिग्री बनाएगा तो कैसे निकल जाएगा, नॉर्मल टू सरफेस निकल जाएगा, यानी अनडिविएटेड, यहां से अनडिविएटेड। तो इसका मतलब है ये लाइट रे सीधा गया और रिफ्लेक्ट होके सीधा बाहर आया। इसका मतलब है कहां पे डिविएशन हुआ है, जहां पे टकराया है। और रिफ्लेक्शन में डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज, बोलो, पाई माइनस 2i। पाई मतलब 180, 2i का मतलब 120। आंसर आया यहाँ पे लाइट रे सरफेस के नॉर्मल गया, अंदर टीआईआर हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि हमने बाहर निकलने का एंगल निकाला, 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है रिफ्रैक्शन फॉलो नहीं हो रहा, 1 से बड़ा साइन थीटा होता ही नहीं है। तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा तो फिर रिफ्लेक्शन होगा। क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे होता ही नहीं ना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे ही 90 पहुंच गया है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है। अब उससे बड़ा करेंगे तो वैल्यू, लाइट रे बाहर नहीं तो कितने एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा तो सरफेस के फिर परपेंडिकुलर ही बाहर आ जाएगा ऐसे। बताओ जवाब। इस सवाल को सही करने पे, मतलब जल्दी सही करने पे, 1 मिनट में सही करने पे 10 रुपए मिलेंगे। 2 मिनट में चलो कर लो। क्या हुआ, पानी पी लोगे, पानी पीना है, पी लिया। सर बी ऑप्शन। कैसे किया, मतलब क्या किया। सर पहले तो एंगल और डेविएशन निकाल लिया, हम्म। आई प्लस ई माइनस ए से, तो सर ये आ गया अपन तो 60। फिर सर डेल मिनिमम निकाला तो सर वो 2i माइनस ए, फिर सर वो 49 है। मुबारक हो, 10 रुपए जीत गए आप। हैं, लेकिन 10 रुपए एक ही को मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ 10 रुपए का लालच देते ही बहुत तेजी से कर रहे हो तुम लोग सवाल, हैं, ऐसे सो रहे थे सब। ठीक है, जब भी एंगल 42 डिग्री है या 62 डिग्री है, इसका मतलब है एक आई है और दूसरा, तो उस समय का डेविएशन 44 है, उससे ए निकल आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, आई प्लस ई माइनस ए करोगे तो डेविएशन 44 डिग्री है, करो। तो 42 प्लस 62 माइनस ए इज 44, कितना हुआ ए का वैल्यू, 42 प्लस 62 कितना हुआ, तो उसमें से 44 माइनस करो ना भाई। तो तुम कौन सा, तुम कैसे कर रहे हो, 59.1 कैसे आ रहा तुम्हारा। तो 60 डिग्री ए का वैल्यू आ गया, लेकिन सवाल में पूछा मिनिमम डेविएशन 38 डिग्री है, तो मिनिमम डेविएशन के समय क्या फॉर्मूला होता है, 2i माइनस ए इक्वल टू मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। ए का वैल्यू आ गया है 60 डिग्री, ए का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, वो रख दिया। क्या आंसर आया, 40 डिग्री, 49 डिग्री, 49 आया ना।
चलो बताओ। हम्म। हम्म। ये तो बेकारी सवाल है। हाँ, अभी इस समय का डिविएशन कितना आ रहा है? अरे डिविएशन निकालो तो कितना आ रहा है? अभी का डिविएशन कितना आ रहा है? जैसे आई का वैल्यू 50 है, ई का वैल्यू 40 है, और इक्विलेटरल प्रिज्म में कितना डिविएशन आ रहा है? आई प्लस ई माइनस ए कितना हुआ? 30 डिग्री। लेकिन ये जो 30 डिग्री है, क्या मिनिमम डिविएशन है? क्यों नहीं है? क्योंकि आई और ई अलग अलग है, तो ये मिनिमम डिविएशन है। मतलब अभी का डिविएशन 30 डिग्री है, और ये मिनिमम। तो जो डिविएशन होगा वो 30 डिग्री से, अभी का डिविएशन 30 और ये मिनिमम नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू तो इससे कम ही होगी ना किसी। समझ गए? अभी का जो डिवीजन है वो मिनिमम नहीं है, तो मिनिमम क्या होगा? इससे बड़ा क्यों होगा? समझ गए ना? इससे तो कम ही होगा ना। अगर सारे वैल्यू इससे बड़े होंगे तो यही मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम नहीं है ना, तो मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम और कम होगा, तभी तो ये मिनिमम नहीं है, समझे क्या? 30 डिग्री मिनिमम नहीं है, तो मिनिमम क्या होगा? अरे 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ इससे भी छोटा वैल्यू मिनिमम होगा। तभी तो 30 डिग्री मिनिमम नहीं है। तो हमारा जो जवाब है डिविएशन का वैल्यू, वो लेस देन 30, ऑप्शन बी सही है। लेस देन 30, समझ गए क्या? लेस देन इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि मिनिमम डेविएशन ये नहीं है। चलो, ये सवाल है 100 रुपए का। शरत मत बराता है, 3 गुना लगान भरना पड़ेगा, समझे? सर इसमें डायग्राम कहाँ है? डायग्राम बन नहीं बना है, लिखा हुआ है क्या? एज शोन इन फिगर। सर शून बोला है ना, एंगल है अरे 37। ठीक, बना लो यार खुद ही। देखो डायग्राम में क्या होगा, एक प्रिज्म होगा, एक लाइट रे आ रही होगी, जा रही होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री है शायद दिया हुआ, और बाहर निकलने का एंगल 37 डिग्री।
हाँ भाई, चलो देखते हैं। लिखा हुआ है कि सर 40 है। तो 40 डिग्री है। हाँ सबका 40 आ रहा है, 38 भी आ रहा है भाई। हाँ क्या? तुमने क्या किया भाई? तो पहले एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला यूज करके एंगल ऑफ डिविएशन प्लस ए 90 आया। फिर उसके बाद दूसरी बार में एंगल ऑफ डिविएशन प्लस ए इक्वल्स टू न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस इमर्जेंट रे को डालकर फिर उसका इमर्जेंट रे का वैल्यू आता है। ओके, ₹100 जीत चुका है लड़का। भाई यहाँ ₹100 38 डिग्री पर ऑलरेडी। वेरी गुड। देखो कैसे किया, सही तरीका बताया, वैसे ही पकड़ में आएगा सवाल। ये थोड़ा ट्रिकी है। और क्या, प्री में 38 होगा 100। आंसर फिर। हाँ जी, देखो दो दो अटैक करने हैं सवाल में। एक, मुझे ये पता चल गया कि 53 डिग्री पर भेजने पर 37 डिग्री पर ये लाइट रे बाहर आ रहा है। तो इस समय का एंगल ऑफ डेविएशन 90 माइनस ए हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? आई प्लस ई, तो 90 माइनस ए हो जाएगा। अगर इस ग्राफ को देखें जो हमने शेप बनाया था, उसमें मिनिमम डेविएशन कहां पे आता था? आई इज इक्वल टू ई पे आता था। क्या इसमें आई और ई सेम है? नहीं है सर। हाँ, यहाँ पे 53 है, ये 37 है, सेम नहीं है। तो मतलब ये वाला डिविएशन कुछ यहां रहा होगा, जिसमें एक वैल्यू, ये जो आ रहा है ना 90 माइनस से आ रहा है डिविएशन हमारा, एक वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ, तो इनमें से कौन सी 53 लिख दे और कौन सी 37 लिख दे? कोई भी थोड़ी ना, यहाँ 0 से चलता है नंबर भाई। तो पहला नंबर आएगा वो 37 होगा, दूसरा नंबर 53 होगा। समझे क्या? अब बोलो, बाद में ये 53 की जगह एंगल क्या कर रहे हैं? 50 कर रहे हैं। मतलब 53 से किधर आ रहे हैं? यहां पे आ रहे हैं 50 पे, ये 50 पे आ गए। अगर 50 पे आएंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ के आगे आ जाएगा। कुछ समझे क्या? क्योंकि ऐसा डिविएशन का ग्राफ है। तो एक बात तो पता चल गई कि ये जो एंगल नया वाला बनेगा ना, ई का नया वैल्यू, हाँ, तो ई ग्रेटर देन 37 डिग्री, ये तो ग्राफ से देख के पता चल गया। दूसरा एक बात ये पता चली कि इस समय का जो डिविएशन आ रहा है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी कि नया डिविएशन इज लेस देन पुराना डिविएशन। ठीक। अब पुराना डिविएशन कितना लिखा था, और नया डिविएशन है आई प्लस ई माइनस ए से ए काट दिया, तो 50 प्लस ई इज लेस देन 90, तो ई का वैल्यू लेस देन 40। तो 40 से कम आंसर होना चाहिए, लेकिन 37 से ज्यादा। आप चालाकी समझे, दो तरह से अटैक हुआ है ग्राफ। ये 53 से 50 आएंगे तो ये 37 से आगे जाएगा। यू बन रहा है ना ग्राफ में, इधर से आगे जाएंगे, इधर से आएंगे, लेकिन नेट डेविएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा सॉल्व किया, वेरी गुड। ये आप खुद कर लेना। मिनिमम डेविएशन का सवाल आपने किया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू
साइन मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाय, कर लोगे ना? इसमें मिनिमम डेविएशन ही पूछा, समझ गए ना? ए और मिनिमम डेविएशन पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो बस वैल्यू रखोगे, फॉर्मूले में आ जाएगा। ये भी करना आपको, 3 प्रिज्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एक डेरिवेशन पूछना था, हाँ मंडे को एग्जाम। सर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकाले थे ना सर पैरेलल में, जिसका होता है सर E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाई R2, सर उसका डेरिवेशन बताइए ना। ऐसे है, दो ही लेके चल रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया, ठीक है? यस सर। अगर यहां से I1 करंट भेजा और यहां से I2 करंट भेजा, तो इस रास्ते पे, मतलब इस बड़े वाले लूप को ले रहे हैं, बड़े वाले लूप को पहले बैटरी के साथ, इसमें करंट जाएगा I1 प्लस I2, पहचान गए? यस सर। तो वहां पे लिखा E1 माइनस I1 R1, I1 करंट ना, E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R इक्वल टू 0, ठीक है? क्लियर है सर। ठीक है, अब ये I1 प्लस I2 को मैं टोटल करंट I ले लेता हूं, ये करंट I है, I1 प्लस I2 की जगह I, तो यही रिजल्ट को मैंने लिख दिया, E1 माइनस IR इज इक्वल टू I1 R1। इससे I1 का वैल्यू आया E माइनस IR बाय R1, दिखा गया? यस सर। E1 है ये, E1 बाय R1 माइनस IR बाय R, ये I1 हो गया। सिमिलरली I2 का वैल्यू क्या होगा बोलो? सर E2 E2 बाय R2 माइनस IR बाय R2। IR बाय R2, इनको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 फिर से ऐड होके क्या बन जाएगा? I1 प्लस I2 मिला के हमने I बोला था ना, तो ये दोनों लेफ्ट राइट साइड ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। तो यहां गया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I R ब्रैकेट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इज इक्वल टू I हो गया। इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में भेज दो और सब I कॉमन ले लो, तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इज इक्वल टू I कॉमन, R अपॉन R इफेक्टिव, ये देखो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 को मैंने क्या लिख दिया? R इफेक्ट। 1 अपॉन R इफेक्टिव, समझ गए? यस सर। और प्लस 1 हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा I R प्लस R इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव, ऐसा समझ गए? यस सर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो I का वैल्यू यहां लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू, ऐसे ऊपर आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन R प्लस R इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव। ये पूरा ऐसे डिवीजन में चला गया। ये जो 1 बाय R इफेक्टिव है इसको पूरा अलग से लेके ऊपर घुसा देते हैं, तो हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 डिवाइडेड बाय R प्लस R इफेक्टिव। अब ये बताओ, जैसे किसी इन दोनों को मिला के अगर एक बैटरी बनाए और उनका मिला के एक R इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनाए, एक बैटरी बनाए और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये वाला R लगा दे, तो बताओ इसमें करंट का फॉर्मूला क्या चलेगा? E बाय R प्लस R इफेक्टिव, ऐसे चलेगा कि नहीं? देखो, यस सर। तो इसको इससे कंपेयर करो तो आपको नीचे R प्लस R इफेक्टिव दिख रहा है, नीचे R प्लस R इफेक्टिव दिख रहा है, तो ऊपर वाला टर्म क्या इसके बराबर हो गया? देखो E। तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय, ये वाला 1 बाय R इफेक्टिव इसी में जोड़ दिया, ये वाला 1 बाय R इफेक्टिव बाहर निकाल के इसके साथ, है ना? समझ गए क्या? यस सर। तो ये अपॉन, तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय 2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय 2, ये 1 बाय R इफेक्टिव इसी के साथ जोड़ा हुआ, ऐसे डेराइव हो जाएगा। एक बार देख लो। सर फोटो ले रहा हूँ। हाँ फोटो ले लो। थैंक यू सर।